Is breast cancer really dangerous? इस तरह से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा डेंजरस है। ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है? स्पेशली फॉर द ब्रेस्ट कैंसर इज BRCA1 BRCA2 जीन म्यूटेशन, जिसकी वजह से उनको एक जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा रिस्क होती है। और ये जो ब्रेस्ट कैंसर के लंप होते हैं, आर दे पेनफुल? बहुत वेरी सैड पार्ट इन दिस कि लोग पेन को जब होता है तभी जाते हैं, पर अगर लंप है तो नहीं जाते। तो ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल रेट क्या है? ऑलमोस्ट 99% तक सर्वाइवल रेट हो जाता है, पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। ओके, तो ये कैंसर डिटेक्ट करने के लिए कौन से स्क्रीनिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं? उसका लोकेशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसके ऊपर फिर उसका ट्रीटमेंट भी डिसाइड होता है। वेलकम टू डिजिडॉक। आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो महिलाओं को समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो है ब्रेस्ट कैंसर। ये दुनिया भर में महिलाओं में होने वाले कैंसर में से सबसे कॉमन टाइप है। इसका प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन काफ़ी क्रिटिकल होता है। हाल ही में हमने देखा है हिना खान, सोनाली बेंद्रे ऐसे सेलिब्रिटीज को भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया है। इस एपिसोड में हम जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेस, सिम्टम्स, अर्ली डिटेक्शन मेथड्स और प्रिवेंशन के बारे में। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रतीक्षा यादव, जो एक सीनियर कंसल्टेंट और प्रोफेसर है एट डॉक्टर डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, पुणे में। With 30 plus years of clinical experience, Dr. Yadav ने काफ़ी रिसर्च भी किया है and she has presented her papers in multiple national and international conferences. Thank you so much, ma'am, for taking out your valuable time and joining us today. And welcome to DigiDoc. Thank you, Aishwarya, for inviting me here for a very valuable, informative podcast which spread this information regarding this breast cancer awareness in the general population. I am very happy to share my experience here with you. Thank you so much, ma'am. सो डॉक्टर, सबसे पहले हमारे दिमाग में जो सवाल आता है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, वो है कि इस ब्रेस्ट कैंसर रियली डेंजरस? ब्रेस्ट कैंसर डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि ये ज़्यादातर केसेस में हमारे देश में ख़ास तौर पे बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं होता है। और क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है इन फीमेल्स इन ऑल कंट्रीज़, इन आवर कंट्री ऑल्सो, तो इसलिए इसको समय पर और अर्ली डिटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द बेटर ट्रीटमेंट एंड बेटर प्रोग्नोसिस। मीन्स लाइक द चांसेस ऑफ सर्वाइवल विल बी मोर अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि अगर इसको टाइमली डायग्नोस नहीं किया और ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो दूसरे शरीर के दूसरे हिस्से में पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। इफ़ यू वुड लाइक टू टेल अबाउट ब्रेस्ट कैंसर इन शॉर्ट, तो वो क्या होगा? ब्रेस्ट कैंसर हमारे जो महिलाओं का जो ब्रेस्ट होता है वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से बना होता है, उसमें फैट और फाइब्रोटिक टिश्यू भी होता है, पर जो ज़्यादातर कैंसर्स होते हैं वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से जनरेट होते हैं या वहाँ से अराइज होते हैं। और कैंसर का एक कहीं भी किसी भी बॉडी में होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना, एक तरह के ट्यूमर का या फिर एबनॉर्मल टिश्यू का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना। तो जब ये कैंसर टिश्यू उसके अंदर ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में ग्रो करने लग जाता है, तो उसकी जो ब्रेस्ट की जो नलियाँ होती हैं, जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर या जो दूध की नलियाँ होती हैं, उसको वो ब्रेक करके वो आसपास के हिस्से में भी फैलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो वहाँ से शुरू होता है, जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, जो कि महिलाओं में दूध वगैरह बनाने के लिए काम आती है। ओके, तो ये ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण क्या है? ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है? ब्रेस्ट कैंसर के कारण हम इसको रिस्क फैक्टर में डिवाइड करते हैं। तो कुछ जो रिस्क फैक्टर है जो कि हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं,
पर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं या प्रिवेंट किए जा सकते हैं। जो रिस्क फैक्टर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो कुछ रिस्क फैक्टर्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पर कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रिवेंट नहीं किए जा सकते हैं। तो जो रिस्क फैक्टर नहीं प्रिवेंट किए जा सकते हैं उनमें होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। तो कुछ महिलाओं को वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो उनके फैमिलियल जीन से आया हुआ होता है, उसमें जेनेटिक म्यूटेशन हुआ होता है। स्पेशली फॉर द ब्रेस्ट कैंसर इज BRCA1 BRCA2 जीन म्यूटेशन, जिसकी वजह से उनको एक जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा रिस्क होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो जिनमें ये म्यूटेशन है उनको होगा ही होगा ब्रेस्ट कैंसर, बट उनकी रिस्क जो है वो जनरल पॉपुलेशन, कॉमन पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है। दूसरा होता है कि कुछ जैसे कि हम जो प्रिवेंट कर सकते हैं उनमें होते हैं कि ओबेसिटी एक वन फैक्टर होता है, जिसका ओवरवेट वगैरह हो जाते हैं तो उनमें कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे होते हैं, जो HRT, उससे भी रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। तो वो हमेशा डॉक्टर के कंसल्टेशन से और क्लोज ऑब्जर्वेशन से लेना चाहिए। या फिर जो पेशेंट HRT के ऊपर होते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे, उनको अपना रेगुलर चेकअप करना ज़रूरी होता है, रेगुलर मैमोग्राफी, स्क्रीनिंग टेस्ट एक्सेट्रा। उसके अलावा जो कुछ तरह के रेडिएशन थेरेपीज़ अगर किसी दूसरे कारण से, दूसरे कैंसर की वजह से मिले हैं, वो भी एक तरह के रिस्क फैक्टर में आता है। फिर एक तरह से जो इनफर्टिलिटी या फिर लेट चाइल्ड बर्थ जिन फीमेल्स में हुआ होता है, या फिर जो फीमेल्स ने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया होता है, वो भी एक तरह से रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है। तो ये कॉमन जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो मैंने अभी बताए हैं, पर उनके अलावा कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई भी रीज़न नहीं होता है, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो जाता है। तो वो एक तरह से अननोन ईटियोलॉजी में आ जाता है, जिसका कि हमें एग्जैक्ट कारण पता नहीं होता है, पर फिर भी डेवलप हो सकता है। तो इसलिए हम इसको पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम थिंग्स विच वी कैन टेक मेजर्स, लाइक अपना वेट कंट्रोल कर सकें, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ले सकें, बट सारी तरह से, पूरी तरह से हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, अभी आपने जैसे मेंशन किया कि जेनेटिक्स एंड इट कुड बी हेरिडिटरी ऑल्सो, सो इज़ देयर एनीथिंग कि हम लोग वो प्रिवेंट, इफ़ मेरे फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी है एंड देन आई नो कि मेरे फैमिली के जेनेटिक्स में है कैंसर, तो हाउ कैन आई प्रिवेंट टू गेट breast cancer in when I'm young, and how can I take care of all the things? जैसे मैंने बताया पहले कि पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं हो सकता है, पर इस कैटेगरी में जैसे कि अगर किसी के फैमिली में है, स्पेशली मदर को, मौसी को, नानी को, या बेटी को भी इवन, तो वो जो मैटरनल साइड होता है वो ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। उन महिलाओं को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए अपने ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट हेल्थ के लिए। तो उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो करे जा सकते हैं, जिसमें कि आजकल जेनेटिक एनालिसिस होता है, तो वो जाकर अपना एक ब्लड टेस्ट करके देख सकते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि इनका कुछ जेनेटिक रिस्क है या नहीं। उसके अलावा उन्हें ज़्यादा सिंसियरली रेगुलर चेकअप, रेगुलर मैमोग्राफी, सेल्फ चेकअप ऑफ द ब्रेस्ट, वो सब उनको ज़्यादा करना चाहिए। उसके अलावा वो जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके भी कर सकते हैं कि और क्या क्या मेजर्स उनको लेना चाहिए। तो ये जो फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन है जिनमें ज़्यादा होता है, उन लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैमोग्राफी, बल्कि MRI भी आजकल, स्क्रीनिंग MRI भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छे से बता देता है। अगर पर इट नीड्स अ वेरी गुड एक्सपर्ट पर्टिकुलरली इन द MRI ब्रेस्ट, तो वो भी एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है इन यंगर पॉपुलेशन।
क्योंकि हमारे कंट्री में जो वो भी एक तरह का रिस्क फैक्टर होता है कि डेंस ब्रेस्ट, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी ब्रेस्ट की इतनी ज़्यादा होती है कि वो छोटे ब्रेस्ट कैंसर को मैमोग्राफी के अंदर मास्क कर देती है, मतलब कि वो मिस हो जाता है। इवन मैमोग्राफी की हुई है पर क्योंकि डेंसिटी ब्रेस्ट की इतनी ज़्यादा है कि वो डिटेक्ट हो नहीं पाया, तो उन केसेस में एमआरआई ब्रेस्ट जो होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है। ओके, एंड व्हाट इज़ द एज ग्रुप जिसमें ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमनली देखा गया है? एक्चुअली जो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर पाए जाते हैं वो 50 से अबव है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। स्पेशली अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 50 इयर्स अबव में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर पाए जाते हैं। परंतु एशिया में पर्टिकुलरली हमारे कंट्री में मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी काफ़ी सारे केसेस जो देखे हैं वो 40 से 50 इयर्स के बीच में ज़्यादा मिले हैं। और देयर आर सम रिसर्चेस ऑल्सो कि हमारे एशिया में स्पेशली इंडिया में एक डिकेड जल्दी हो रहे हैं कैंसर्स। अब इसका पूरी तरह से रिसर्च अभी उतना रीज़न पता नहीं चला है, बट डेंसिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर। देयर आर फैमिलियल और बाकी के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी उनका कारण होते हैं। बट ये अभी रिसर्चेस में पाया गया है कि अगर हम मोटे तौर पर बोलें तो 40 से लेकर 55 तक ज़्यादा रिस्क होती है इंडिया में। Okay, and are teenagers also prone to get breast cancer? टीनेजर्स में वेरी रेयर, बहुत ही कम ऐसा देखने को आता है कि टीनेजर्स में मिला ब्रेस्ट कैंसर, उतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। यंग पॉपुलेशन में कैंसर उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, पर आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे इवन टीनेजर्स भी एंड मिडिल एजड वुमेन भी जो दूसरे बिनाइन कॉजेज़ होते हैं ब्रेस्ट के, लाइक फाइब्रोएडिनोमा या सिस्ट, जो ब्रेस्ट में सिस्ट पाए जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और वो टीनेजर्स में भी अब काफ़ी ज़्यादा दिखने में आ रहे हैं। तो उसके काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं जिनमें कि हार्मोनल कॉज या हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ वन ऑफ दैट, क्योंकि आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है यंगर पॉपुलेशन में, जिनमें कि पीसीओडी वगैरह भी ज़्यादा हो रहा है। तो उसी के साथ साथ ब्रेस्ट में ये जो नॉन कैंसर या बिनाइन डिजीज़ेस हैं ये भी ज़्यादा दिखने में आ रही हैं। So it could be a potential reason कि आगे जाके उनको ब्रेस्ट कैंसर वो डेवलप कर सकते हैं। हाँ, एक तरह से ज़्यादा रिस्क भी होती है अगर वो इस तरह की बिनाइन डिजीज़ेस भी ज़्यादा हो रही हैं, तो वो भी एक तरह का रिस्क फैक्टर बन जाती हैं। परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर में डेवलप होती ही हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर ब्रेस्ट में किसी भी तरह की गांठ है उसको जाकर टेस्ट करना ज़रूरी है। टेस्ट करने के बाद ही वो पता चलेगा कि वो कैंसर की है या फिर बिनाइन है। सो व्हाट आर द पोटेंशियल प्रिवेंशन स्टेप्स कि जो टीनेजर्स है उनको लेना चाहिए या फिर यंग पॉपुलेशन है उनको लेना चाहिए? उनको यही लेना चाहिए कि वेट को अपना कंट्रोल करके रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करना है ताकि वेट कंट्रोल में रहे। अपनी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो हेल्दी रखने के लिए ट्राई करना चाहिए। जंक फूड कम खाना चाहिए क्योंकि वो सभी को पता है कि उन सब के वजह से हमारे जो बॉडी में हार्मोनल एंड अदर इम्बैलेंसेस होते हैं उसके वजह से ये सब ज़्यादा, ये वाली डिजीज़ेस ज़्यादा डेवलप होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के कुछ कॉमन या मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में आता है, एक तो गांठ का होना या लंप का होना ब्रेस्ट में, वो सबसे कॉमन होता है। उसके अलावा उसमें ब्रेस्ट का जो स्किन होता है ऊपर का, उसमें कभी कभी चेंज आ जाता है। मीन्स लाइक उसके ऊपर की स्किन थोड़ी सी रफ या खुरदुरी हो सकती है, थोड़ा सा अंदर को खिंचाव हो सकता है और थोड़ी मोटी भी हो जाती है कभी चमड़ी, अगर वो स्किन तक आ जाता है। उसके अलावा उसका कलर भी कभी कभी चेंज हो जाता है।
जो निपल होता है ब्रेस्ट का, वहाँ से किसी तरह का डिस्चार्ज होना। तो अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादातर वो रेड कलर का होता है, परंतु कभी कभी वो क्लियर भी हो सकता है। तो अगर वो ब्रेस्ट के निपल से किसी तरह का भी डिस्चार्ज आ रहा है तो वो भी टेस्ट करना ज़रूरी है। अगर लंप नहीं भी फील हो रहा, पर अगर ये डिस्चार्ज आ रहा है, फिर भी कंसल्टेशन करना और इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी हो जाता है। सो इज आर दीज सम सिम्टम्स जो अर्ली स्टेज में देखे जाते हैं? अर्ली स्टेज में तो हम नहीं बोल सकते, पर हाँ, ये कभी कभी एडवांस स्टेजेस में भी आते हैं। निप्पल को अंदर की तरफ में जो रिट्रैक्शन हम बोलते हैं या अंदर की तरफ जाना, वो थोड़ा एडवांस स्टेजेस में ज़्यादा देखने में आता है, और चमड़ी का इन्वॉल्व होना भी थोड़ा एडवांस स्टेजेस में ज़्यादा आता है। पर काफ़ी सारी फीमेल्स इसको इसीलिए मिस कर देती है क्योंकि उनको ज़्यादा पता नहीं चलता है, क्योंकि वो गांठ अगर बहुत छोटी है और बहुत पोस्टीरियर लोकेशन में है जो कि उनको फील नहीं हुई है, तो इसलिए वो हम कह नहीं सकते कि वो लंप, जब तक हम देखें नहीं कि वो एडवांस स्टेज है या अर्ली स्टेज है। ओके, और ये जो ब्रेस्ट कैंसर के लंप होते हैं, इज आर दे पेनफुल? नहीं, एक्चुअली इसीलिए ये एक सबसे बड़ा कारण होता है कि पेशेंट देर में पहुंचते हैं हम लोगों के पास में, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर वो मेरे को पेन नहीं है या मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, जबकि उनको वो लंप पहले से फील हो रहा होता है। बहुत सारे पेशेंट जब उनसे हिस्ट्री हम लेने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये लंप हमको तो 1 साल से था या 2 साल से था, और जब उनसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं दिखाने के लिए आए डॉक्टर के पास, तो उनका सबसे ज़्यादा कॉमन यही रहता है एक्सप्लेनेशन कि उनको कोई दर्द नहीं था, उनको कोई तकलीफ़ नहीं थी। मतलब उनको अगर लंप है तब वो दिखाने नहीं जाते हैं, वो सिर्फ पेन के साथ ही डॉक्टर को पास में पहुंचते हैं। तो ये सबसे बोलेंगे कि बहुत वेरी सैड पार्ट इन दिस कि लोग पेन को जब होता है तभी जाते हैं, पर अगर लंप है तो नहीं जाते। अच्छा, तो ये जो पेशेंट्स होते हैं जो 1 साल 2 साल के बाद आते हैं, तो इनमें ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी फैल चुका होता है, या फिर हाउ मच इज़ द स्पीड कि ब्रेस्ट कैंसर इतने स्पीड से फैलता है? इसका कोई ऐसा फिक्स्ड ये नहीं होता है कि वो किस स्पीड से फैलता है। ये बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका जो स्टेज है वो कौन सा है, वो कौन से तरह का है। वो अगर को बहुत एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर के, हाई ग्रेड ब्रेस्ट कैंसर की कैटेगरी में आता है तो वो जल्दी फैलता है, और अगर वो लो ग्रेड है या नॉन इन्वेसिव है तो उतना जल्दी नहीं फैला हुआ होता। तो बेसिकली जो लोग 1 साल 2 साल के इसमें आते हैं उनका ऑलरेडी स्टेज 1 और 2 हो गया होता है, तो लोकली एडवांस तो वो हो जाता है तब तक। सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? स्टेजेस को अगर हम डिवाइड करें तो ये स्टेज 0 होती है जो कि DCIS हम बोलते हैं, या डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। मतलब कि ये उसी ग्लैंड के अंदर है, डक्ट के अंदर है, उसको उसकी वॉल को तोड़कर बाहर नहीं निकला है। तो ये 0 कैटेगरी में आता है। इस स्टेज पर अगर को पेशेंट पहुंच जाता है डॉक्टर के पास और उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो इस टाइम पे उसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। स्टेज 1 और 2 जो होते हैं वो थोड़े लोकली एडवांस या फिर उसी एरिया में बढ़ गए होते हैं ट्यूमर। जब स्टेज 4 पहुंच जाती है, 3 पहुंच जाती है, तब भी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, और 4 पहुंच गई मतलब वो दूसरे ऑर्गन तक भी पहुंच गए होते हैं। जैसे कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कॉमनली मेटास्टेसिस या दूसरे जगह पर पहुंचता है, उसमें होता है बोन, ब्रेन, लिवर, लंग, तो ये दूसरे भी ऑर्गन में तब तक पहुंच जाता है, तो वो स्टेज 4 हो जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल रेट क्या है अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस? अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस सेम सर्वाइवल रेट डिपेंड करता है कि कितना जल्दी पेशेंट पहुंचा है डॉक्टर के पास में,
और कितनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। तो उसमें एज आई सेड कि अगर 0 स्टेज पे या DCIS के स्टेज पे पहुंचता है तो उसमें ऑलमोस्ट 99% तक सर्वाइवल रेट हो जाता है, पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। परंतु अगर वो ज़्यादा स्टेज 4 वगैरह में पहुंचा है तो उसमें फिर बहुत मुश्किल होता है कई बार कि अगर वो बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है तो उसमें बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस मिल नहीं पाता। और उसके अलावा फिर ये भी देखा जाता है कि वो किस तरह के ऑर्गन को इफ़ेक्ट किया हुआ और कितना किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। कुछ जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वो बहुत अच्छे से कीमोथेरेपेटिक जो दवाइयाँ होती हैं उनको वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और कुछ होते हैं जो उतने ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सब जो किस तरह का कैंसर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये कैंसर डिटेक्ट करने के लिए कौन से स्क्रीनिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं? स्क्रीनिंग अब अगर हम इनको डिवाइड करें जो कि इन्वेस्टिगेशंस हैं तो हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं इसको। एक तो होता है डायग्नोस्टिक। जो डायग्नोस्टिक का मतलब ये है कि पेशेंट ऑलरेडी कुछ सिम्टम करके लेकर आया हुआ है, उसको ऑलरेडी लंप है या निपल डिस्चार्ज है, उस तरह से आया है, तो जब उसके हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम उसको डायग्नोस्टिक की कैटेगरी में रखते हैं। तो डायग्नोस्टिक वर्कअप जब होता है तो उसमें जो मैं रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करूँ, क्योंकि वही सबसे पहले करेंगे हम, तो उसमें जाता है मैमोग्राफी की जाती है देखने के लिए कि वो जो गांठ है या एबनॉर्मेलिटी है वो ब्रेस्ट के कौन से जगह पर है और कितना बड़ा है, उसका लोकेशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसके ऊपर फिर उसका ट्रीटमेंट भी डिसाइड होता है। तो वो देखते हैं एक तो हम डायग्नोस्टिक में। उसके अलावा वो जब हम बायोप्सी करते हैं या नीडल टेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी वो हेल्पफुल होती है। तो उसको गाइडेड, आजकल ज़्यादातर गाइडेड बायोप्सीज की जाती है, जो कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड या फिर हम मैमोग्राफी की गाइडेंस भी कभी कभी लेते हैं। तो उसमें फिर वो टिश्यू वहाँ से लेकर फिर टेस्ट किया जाता है। तो ये तो डायग्नोस्टिक वर्कअप। दूसरा होता है स्क्रीनिंग वर्कअप। स्क्रीनिंग वर्कअप वो होता है जबकि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है पर वो रेगुलर चेकअप के लिए अपना जा रहा है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इट इज़ इन द गवर्नमेंट स्कीम कि हर महिला को 50 साल के ऊपर या 40 साल के ऊपर में उनको रेगुलर मैमोग्राफी के लिए जाना होता है। अगर वो रेगुलर मैमोग्राफी कराएंगे तो अर्ली डिटेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें बहुत ही छोटी सी एबनॉर्मलिटी जो कि वो महिला को बिल्कुल भी फील नहीं हो रही और उसको कुछ भी सिम्टम नहीं है, वो भी हम उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो जब अर्ली स्टेज में कुछ लंप या एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है तो उसका इलाज पूरी तरह से हो सकता है। तो इसलिए स्क्रीनिंग मैमोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, एंड इफ एनीवन इज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर तो व्हाट आर द एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट क्या रहता है ट्रीटमेंट के लिए? ट्रीटमेंट के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इसका अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग पैकेज या अलग अलग कॉस्ट हो सकता है। और उसके अलावा वो कौन से स्टेज पर है, उसको कितना कीमोथेरेपी लगेगा और कितना कई बार रेडियोथेरेपी भी देना पड़ता है, तो रेडियोथेरेपी कितना होगा, उसका सर्जरी का कॉस्ट कितना आएगा, ये अलग अलग हॉस्पिटल्स और अलग अलग डिजीज़ के स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का खर्चा वो अलग तरह से होता है। तो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है उसमें। ओके, सो आजकल हम लोगों ने देखा है कि सेलिब्रिटीज़ जैसे सोनाली बेंद्रे, हिना खान, उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से फेस किया है और उनकी जर्नी हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू देखी है। तो हाउ वुड अ वुमेन, मतलब एक वुमेन का अप्रोच क्या रहना चाहिए व्हेन शी इज़ डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर?
एक्चुअली इसमें ऐसा है कि एक महिला के साथ साथ, क्योंकि ये एक ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी कैंसर का जब नाम सुनते हैं तो थोड़ा सभी लोग डर जाते हैं कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। एग्जैक्टली। तो जबकि अभी बहुत ही अच्छे इलाज आए हुए हैं और संभव है उनका ट्रीटमेंट करना। तो पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि उनको थोड़ा सा पॉजिटिव फेथ में रहना चाहिए, और नॉट ओनली सिर्फ उन महिलाओं को ही नहीं, उनकी की पूरी फैमिली को उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो एक एज अ डॉक्टर मैं ये समझती हूँ कि हमारा रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए कि हम अपने पेशेंट को एक पॉजिटिव अप्रोच से हैंडल करें, उनको काउंसलिंग दें, उनको हिम्मत दें और उनको बताएं कि नहीं, ये सब बीमारियों का इलाज जो है वो अब संभव है। और उसके साथ साथ उनका जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनको भी सपोर्ट और उनके साथ साथ उस महिला को भी सपोर्ट। तो एक डॉक्टर का रोल यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको सभी तरह के ट्रीटमेंट जो भी अवेलेबल हैं उनके बारे में बताना, उसका जो इम्पैक्ट होगा उसके फैमिली पर और उसकी हेल्थ पर उसके बारे में बताना, परंतु ये भी बताना कि ये सब चीज़ों से के इलाज आज के ज़माने में संभव है और वो हो सकता है। यस। सो ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ वुमेन में कॉमनली देखा जाता है या फिर मेन में भी देखा जाता है? एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर मेन में भी होता है। क्योंकि जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, वो ग्लैंडुलर टिश्यू है, वो मेन में भी थोड़ा बहुत होता ही है। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, जिस तरह से आजकल महिलाओं में ज़्यादा दिख रहा है, ये पहले के कंपैरिजन में मेन में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो मेन में भी होता है। और फॉर मेन ऑल्सो दिस इज़ द मैसेज कि अगर किसी भी तरह की गांठ उनको अगर अपने ब्रेस्ट में फील होती है तो उसका टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And then the treatment line is same as ट्रीटमेंट लाइन we spoke. Okay. मैम ऐसे भी देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर सर्जरीज में पूरा ब्रेस्ट रिमूव किया जाता है एंड इट कुड बी इमोशनली चैलेंजिंग फॉर वुमेन। सो ऐसे केसेस में कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाना चाहिए? एक्चुअली यस, क्योंकि अगर वो पेशेंट ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में अगर प्रेजेंट कर रही होती है तो काफ़ी बार पूरा ब्रेस्ट या टोटल मैस्टेक्टमी की जाती है, जिसमें कि पूरा का पूरा ब्रेस्ट रिमूव किया जाता है जो अफेक्टेड साइड है। पर अगर वो अर्ली स्टेज में हो जाता है डिटेक्ट, तो आजकल ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरीज भी करते हैं, जिसमें कि पूरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं किया जाता, बस जो अफेक्टेड एरिया है उसको ही रिमूव किया जाता है। यस, इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग फॉर सम वुमेन कि वो टोटल मैस्टेक्टमी अगर कर दिया जाए, स्पेशली थोड़ा सा अगर कोई यंग है या मिडिल एज वुमेन है। पर आजकल उसके साथ साथ कुछ कॉस्मेटिक सर्जरीज भी अवेलेबल हैं। तो अगर कोई महिला चाहती है कि अगर उसको टोटल मैस्टेक्टमी के बाद में कुछ उसको कॉस्मेटिक रिपेयर किया जाए या कॉस्मेटिक सर्जरी की जाए, तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। उसके साथ साथ आजकल काफ़ी सारे कंपनीज जो हैं वो प्रोस्थेसिस टाइप की चीज़ें भी बना रहे हैं, जो कि वो महिला यूज़ कर सकती है फॉर हर इमोशनल वेलबीइंग। तो ये भी एक चीज़ है जो कि वो कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये ऑप्शंस अभी आपने मेंशन किए हैं एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू द व्यूअर्स ऑल्सो। So ma'am, how important is it to do regular checkups for breast cancer and इसका awareness spread करना क्यों necessary है? एक्चुअली हमारे कंट्री में जो मैंने देखा है इतने सालों में, और मेरे साथ में जो और भी डॉक्टर्स हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, कि हमारे पास जो महिलाएं हैं वो काफ़ी बार बहुत लेट पहुंच रही होती हैं टेस्ट कराने को और इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। तो इसके मैंने देखा है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, उनमें सोशल रीज़न इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
हमारे यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा, बिकॉज ऑफ द एम्बैरेसमेंट, वो अपने घर के मेंबर्स को ही, अपने फैमिली मेंबर्स को ही वो बताती नहीं है कि उनके ब्रेस्ट के अंदर कुछ तकलीफ़ है, क्योंकि कई बार वो शर्म के मारे नहीं बताते हैं। कई बार उनको जो हॉस्पिटल या डॉक्टर्स उतना ज़्यादा पास में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाते। कई बार वो अपने फैमिली मेम्बर्स पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि वो जब ले जाएंगे तभी वो पहुँचेंगे। मेल डॉक्टर से हेजिटेशन, ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो टाइम पर पहुँचते नहीं हैं। काफ़ी बार महिलाएं अपनी आउटर हेल्थ के ऊपर ध्यान देती हैं, या अपने मेकअप के ऊपर, अपने फेशियल्स और ब्यूटी पार्लर का खर्चा या फिर ज्वेलरी के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देती हैं, परंतु अपनी खुद की फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर या फिर अपने रेगुलर चेकअप के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि साल में एक बार कम से कम अपना पूरा का पूरा रेगुलर चेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फॉर द ब्रेस्ट पर्पस द मैमोग्राफी इज़ very very important, especially after 40s. after You have 40 to do years. regular Yes, checkups in yes. women at least. Yes. So ma'am, what will be your final giveaway for our viewers? So my final giveaway for the viewers is that कि वो महिलाओं को, सभी महिलाओं को अपना एक रेगुलर मैमोग्राफी चेकअप ज़रूर करना चाहिए अगर वो 40 साल से ऊपर हैं। पर अगर वो 40 साल के उम्र से नीचे हैं और अगर उनको किसी भी तरह की परेशानी अगर ब्रेस्ट से रिलेटेड होती है, जैसे कि ब्रेस्ट में गांठ होना, ब्रेस्ट के निपल से डिस्चार्ज का होना, या उसकी ऊपर के स्किन के कलर में चेंजेस आना, स्किन को खुरदुरी हो जाना, तो उन्हें जाकर अपने चेकअप ज़रूर करना चाहिए। और इसके अलावा सेल्फ एग्ज़ामिनेशन वो हर महिला कर सकती है। वो अब यंग एज की, जैसे 18 साल से ऊपर की लड़कियां भी करेंगी तो अच्छा है, क्योंकि आजकल नॉन कैंसर ब्रेस्ट लम्प्स जो होते हैं, जैसे कि सिस्ट या फाइब्रोएडिनोमा, वो भी काफ़ी कॉमन हो गए हैं, जो कि यंग पॉपुलेशन में, मिडिल एज वुमेन में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर उनको भी वो जल्दी से अगर वो जल्दी से डायग्नोस हो जाते हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो डॉक्टर यादव, आपने काफ़ी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन शेयर करी है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, एंड आई होप हमारे व्यूवर्स को भी ये इंफॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूएबल लगी होगी, स्पेशली इन द केसेस ऑफ अर्ली डिटेक्शन फॉर ब्रेस्ट कैंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच। हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में हम और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑन डिजिटॉक। मैं हूँ ऐश्वर्या चौहान, आपकी होस्ट, और याद रखें, वी आर योर हेल्थ सिंप्लीफाइड।